uh, Fourier transform of discrete time signal. So as we have already understand the concept of Fourier transform, and the Fourier transform of continuous time signal is already studied in signal and system. So the concept behind the Fourier transform remains same. It is used to decompose the aperiodic signals. So if signal is discrete, then we call it a discrete Fourier transform. So let's start the discrete Fourier transform. So as far as expression is concerned, so you can see the expression of Fourier transform. If you look at this expression, this is the Fourier transform of continuous time signal. We have already studied in signal and system. Sometimes we write it x, sometimes we write f, it doesn't matter. But as far as main expression is concerned, this is the main expression of Fourier transform we already studied. So if you want to get the expression of discrete time signal, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है. यस सर आवाज आ रही है. Okay. So this is the expression for continuous time Fourier transform, जो कि हमने जो है वो सिग्नल सिस्टम में स्टडी किया था. अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन द स्लाइड शेयर की आपने? जी स्लाइड शेयर की? जी मैंने स्क्रीन शेयर किया है. नहीं आ रहा है स्क्रीन पे. बाकी स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है? सर आ रही हैं. यस सर आ रही है. हाँ, आप एक काम करें इसको. हाँ अच्छा 70 आप इसको दोबारा जरा चेक करें, वरना फिर मैं अनशेयर करके दोबारा शेयर करता हूँ. ओके सर, मैं सर रीजॉइन करता हूँ. अच्छा तो दिस इज द एक्सप्रेशन. नहीं आ रही? यस सर, तो दोबारा करते हैं. जी मैं दोबारा कर देता हूँ. अब चेक करें. अब चेक करें, आ गई है? स्क्रीन शेयर हो रहा है? सर ब्लैंक हो गया सर. और है सर. हम दोबारा डिजाइन करते हैं. जी क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी साइड पे कोई इशू है. अगर फिर भी नहीं हो रहा तो मुझे बता देना, मैं दोबारा इस तरह कर लूँगा. ठीक है ना? अच्छा तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जी दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म. अब नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, अब इसी को अगर मैं डिस्क्रीट टाइम में मेंशन करना चाहूँ तो ये इसकी डिस्क्रीट फॉर्म आ गई. डेफिनेटली फिर इसके बीच में जो स्टेप्स हैं मैं अभी डिस्कस करता हूँ, ये वाले स्टेप्स डिस्कस करता हूँ. लेकिन आप अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन वी आर हैविंग अ समीशन. इंस्टेड ऑफ continuous time signal we are having a discrete time signal in terms of xn. और यहाँ पर e j ओमेगा t है, तो यहाँ पर e j n ओमेगा t है. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो टाइम है ये बेसिकली सैम्पलिंग टाइम होता है, जो कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं तो आइडियली हम क्या करते हैं, इसको 1 ले लेते हैं. तो whenever we are writing discrete time, when we are representing the discrete time signal, actually the expression is like this: xn capital T.
but we are assuming that t equal to 1, then this expression becomes what? xn. Yes, then this expression becomes xn. So don't get confused. This is the sampling time. This is the distance between these two values. This is the discrete signal. This is your t. Clear? Yes sir. यस सर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन जो आएगा वो एक्चुअली ये एक्सप्रेशन होगा। ये एक्सप्रेशन, अगर मैं इसको जूम कर रहा हूँ आप देखें तो ये एक्सप्रेशन है आपके पास। whenever when you are calculating the discrete time Fourier transform, in short we call it DTFT. So whenever we are calculating DTFT, it is equal to this expression. और ये आपको if you already understand the continuous time Fourier transform, then it is simply a representation of continuous time Fourier transform in terms of discrete signal. मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए इसमें, इस एक्सप्रेशन में। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। डेफिनेटली जब मैं इसका अगर मैं इन्वर्स लूँगा तो ये इसके इन्वर्स का एक्सप्रेशन है। जिस तरह आपको याद होगा कि जब हम इन्वर्स लेते हैं तो आपके पास फिर ये एक्सप्रेशन आ जाता है। ये एक्चुअली इन्वर्स ऑफ IDTFT हो जाएगा। DTFT क्या करेगा? xn को चेंज करेगा x ओमेगा में, और IDFT क्या करेगा? इसी चीज़ को रिवर्स कर देगा, यानी x ओमेगा से दोबारा हमारे पास xn आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स होनी चाहिए, ये ब्रैकेट्स नहीं है, ये ब्रैकेट्स xn हो जाएंगे। क्लियर? एनी क्वेश्चन? सर जैसे आपने बोला था कि टी को हम आइडियली 1 अज्यूम करते हैं, तो आपने एन टी की जगह टी को 1 रख दिया तो उससे एन रह गया। तो इसी तरीके से एक्सपोनेंट की पावर में भी जो माइनस जे ओमेगा टी, वो जो कैपिटल टी है, तो उसकी जगह अगर हम 1 रख दें, हम उसकी जगह अभी 1 क्यों नहीं रख रहे? इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो, मतलब इस जो पहले वाला एक्सप्रेशन है इसकी बात कर रहे हो? जी सर, जब हमने एन टी था तो एन सिर्फ एन रह गया था, टी की जगह हमने 1 पुट कर दिया था। तो इसी तरह एक्सपेरिमेंट में जो लिखा हुआ है माइनस जे ओमेगा एन टी, तो उस टी को हम 1 क्यों नहीं रख रहे? हाँ, मेरे ख्याल में आप इसकी बात कर रहे हो ना, मैं जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ इसकी बात कर रहे हो ना, जी ये सर, वाला। जी 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 सर। जी हाँ, नहीं असल में मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक्चुअली जो है ना, ये स्टेप्स है ना, ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, एंड फाइनली ये स्टेप आपके पास आ गया। अब इन सारे स्टेप्स में कहीं पर भी टी को 1 नहीं किया गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, यहाँ भी इसको 1 नहीं किया गया है। लेकिन 1 हम क्यों अज्यूम करते हैं? ताकि जो एक्सप्रेशन है ना सिंप्लीफाई हो जाता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपको गिवन होता है कि आपके पास सैम्पलिंग टाइम इतना है, तो इफ़ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन के सैम्पलिंग टाइम इतना है, तो फिर आपको कैपिटल टी की वैल्यू जो है ना वो मेंशन करनी पड़ेगी इसमें। इस वजह से इसको जो है ना एलिमिनेट नहीं किया गया। वैसे
नॉर्मली क्या किया जाता है, कैपिटल टी को जो है ना वो हम 1 अज्यूम कर लेते हैं आसानी के लिए। ओके सर। मतलब इसका ऐसा इशू नहीं होता है। जनरली ये जो है ना आप मेंशन कैपिटल टी इक्वल टू 1 करते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक आपके पास अगर सैम्पलिंग टाइम मेंशन है तो फिर आप टी की वैल्यू कहाँ प्लेस करोगे, तो इस वजह से यहाँ पर इसको नोटेशन में मेंशन किया गया है इसको। सही है सर। क्लियर? अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम किस तरह किसी सिग्नल का जो है वो DTFT निकालते हैं। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने आज ही क्लास ज्वाइन की हो? अब ये एक एग्जांपल है, इसमें आपके पास एक सीक्वेंस दी गई है। इस सीक्वेंस में आपके पास जो है xn इक्वल टू 1 है, और इसमें आपके पास क्या दिया गया है कि इसका जो है ना आपको DTFT निकालना है और इसका फेज और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आई थिंक ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टेप्स को देख लें। जी आपके पास दिस इज द गिवन एक्सप्रेशन whose DTFT is to be calculated and सर आप थोड़ा जूम इन करते हैं। जी जी मैं जूम इन करता हूँ। असल में जूम इन में फिर मैं जो है ना इसको मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से जो है ना मैं इसको मार्क करके फिर जूम करता हूँ। कि जब आप जूम करते हैं ना तो फिर उसमें फिर आप किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं कर पाते। ठीक है। अब सही है? ये सर अब सही है। Now we have a sequence over there. This is the sequence which is x is equal to 1 from 0 to 4. कितने सैंपल हो गए इसमें? डबल 3 सैंपल्स हो गए इसमें। How many samples are there in this sequence? 5। Yes, 5 सैंपल्स हो गए, और उन 5 सैंपल्स की आपके पास क्या वैल्यू है? अगर मैं इसके वन। सीक्वेंस बनाऊं ना तो इसकी सीक्वेंस ये बनेगी 1 1 1 और 1, और ओरिजिन कहाँ पे होगा? यहाँ पे ओरिजिन होगा। ये इसकी सीक्वेंस बनेगी, ठीक है ना। अब मुझे इसका DTFT निकालना है, हमें एक्सप्रेशन का पता है। अब देखें यहाँ पे मैंने टी को मेंशन नहीं किया, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आई हैव नॉट मेंशन द कैपिटल टी बिकॉज अज्यूमिंग दैट द कैपिटल टी इज 1, सो वी सिंपली राइट द एक्सप्रेशन एज फॉर DTFT एंड प्लेसिंग देयर लिमिट्स। तो n इज फ्रॉम 0 to 4, xn आपके पास आ गया, e माइनस जे ओमेगा n आ गया, फिर आपने उसको एक्सपेंड किया। जब एक्सपेंड किया आपने उसको, अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो मुझे स्टॉप कीजिएगा ताकि मैं फिर उसको एक्सप्लेन कर दूँ ना। तो क्योंकि मैं ये चीज़ें जो है ना हम सिग्नल सिस्टम में करते हुए आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको जो है ना जल्दी जो है ना इसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी कि सर ये स्टेप्स कैसे हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पर देखें ना, ये एडवांटेज होता है ना कि अगर आप कंटिन्यूएशन में जो है कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसका जो है इंस्ट्रक्टर भी सेम ही है, तो उसके से एडवांटेज ये होता है कि आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। वरना तो आप ये कहते हैं कि सर हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं है, ठीक है ना, या वो टीचर भी अज्यूम करता है कि अच्छा यार ये मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। तो दोनों साइड से ये एडवांटेज होता है। आ रही है ना बात समझ में? जी सर। सर
जी जी बोलें। सर ये एक्स ऑफ एन तो हमारे पास x0 से x4 तक 1 ही है, तो हम लोगों ने आगे जाके 2 और 3 क्यों लिखा? हाँ नहीं, एक्चुअली इसको थोड़ा सा आप गौर करेंगे ना तो ये कुछ भी मेंशन नहीं हुआ हुआ, ये कैंसिल किया हुआ है। ओके। हाँ, असल में मेरी गलती है, मैंने इसको अच्छी तरह कैंसिल नहीं किया, वैसे ये कैंसिल है। तो ये इसी तरह ही है, E1 प्लस ई माइनस जे ओमेगा प्लस ई माइनस जे टू ओमेगा 3 ओमेगा एंड 4 ओमेगा। देर इज नो एनी कोफिशिएंट ओवर देयर, यू पॉइंटेड आउट करेक्टली, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये 2 3 4 मेंशन जो है ना कोफिशिएंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर अब ये जो एक्सप्रेशन है ना इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें एक टर्म में लेके आना है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक सीरीज एक्सपेंशन फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये आप देखते हैं कि ये सीरीज एक्सपेंशन फार्मूला है, दिस इज द सीरीज एक्सपेंशन फार्मूला, एंड व्हेन यू अप्लाइंग द सीरीज एक्सपेंशन फार्मूला you can easily get this expression. इसमें c की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखता हूँ तो लुकिंग एट दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? yes, what is the value of c? सर 1 होगा सर। अच्छा, yes 36, what is the value of c? सर एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा। वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा 70। अगर आप गौर करें ना यहाँ पर, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो ये जो एक्सप्रेशन है, जो जनरल फार्मूला है, उसको अगर आप रीराइट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अवर क्वेश्चन, तो आपके पास लिमिट क्या होगी? samples. So how many samples are there? There are 5 samples. So total number of sample minus 1, it will be 4 over there. And this is xn e minus j omega n, and as you know that xn is what? Xn is equal to 1. So xn is equal to 1, then it will be e minus j omega n. And if you compare the c capital N and e minus j omega n, then you can easily say that this e minus j omega is what? This is your c. Clear? यस सर। यहाँ पर ये मेंशन भी किया हुआ है, इसको अगर आप देखें तो जब हम इसको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो जनरल एक्सप्रेशन आता है, इसको जब फार्मूला में डायरेक्ट प्लेस करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है। अब इसको हमने फर्दर जो है सिंप्लीफाई किया है ताकि मैं इसको जो है एक साइन और कोसाइन की फॉर्म में लेके आ रिपीट जाऊं। कर देंगे इस तरह से ली, ये समझ में नहीं जी आया जी जी बोलें, क्या कह रहे हैं? सर। इस तरह से ली, ये रिपीट कर दें सर। हाँ हाँ, मेरे पास ये सीरीज एक्सपेंशन फार्मूला है। अब मैं इसमें यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आपके पास जो नोटेशंस मेंशन की गई हैं, उस नोटेशन में अगर आप देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि कैपिटल एन आ रहा है। कैपिटल एन बेसिकली क्या है? कैपिटल एन जो है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? 5 है सर। 5 हैं। तो आपके पास ये लिमिट क्या हो जाएगी? ये लिमिट हो जाएगी फिर हम 0 to 5 - 1, तो ये हो जाएगी 0 to 4 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर c की वैल्यू देखते हैं तो c की वैल्यू क्या बनेगी? c की वैल्यू यही बनेगी ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं
C इज इक्वल टू ई माइनस जे ओमेगा, तो C इज इक्वल टू ई माइनस जे ओमेगा यहाँ पर आ गया, और n जो है कैपिटल N जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स है, तो टोटल नंबर सैंपल यहाँ पर 5 आ गए। क्लियर? सर नहीं, सी की वैल्यू हम किस तरह से मतलब एज्यूम करेंगे, ये ई माइनस जे ओमेगा, ई की पावर माइनस जे ओमेगा। हाँ, इसको इसको आप देखें ना कि अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखें ना, यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स एन ई माइनस जे ओमेगा एन है, तो ई माइनस जे ओमेगा एन है, तो यहाँ पर मैंने एक्स एन आपके पास क्या है, एक्स एन आपके पास 1 आ गया, तो एक्स एन यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये मेन एक्सप्रेशन आ गया। जी सर। ये हुआ ना मेन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इस मेन एक्सप्रेशन में आप देखेंगे सी की वैल्यू क्या है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे अगर कंपेयर करूं तो इसमें सी की वैल्यू क्या है? सही है सर, ई माइनस जे ओमेगा, ई की पावर माइनस जे ओमेगा। यहाँ पर ये आ गया ना, सी की ई पावर माइनस जे ओमेगा। सही है? क्लियर? ठीक है सर। यस सर। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा रहा है ताकि मैं इसको साइन की फॉर्म में लेके आ जाऊँ, तो फिर मैंने इसमें सारी मॉडिफिकेशन की जिस तरह हम करते हैं कि हमने पहले इसमें से इसको जो है क्या किया है कि डिवाइड कर दिया है। जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखें कि ये 1 माइनस ई माइनस जे ओमेगा 5 है, तो ई माइनस जे ओमेगा 5 को मैंने क्या किया है कि अगर मैं यहाँ से ये वाला फैक्टर अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, ये वाला फैक्टर कॉमन निकालता हूँ, तो ये जो एक्सप्रेशन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन में से अगर मैं ये फैक्टर कॉमन निकालता हूँ तो आपके पास फाइनली ये एक्सप्रेशन आएगा। आ रही है बात समझ में? सर जी जी बोले। सर ये थोड़ी सी की वैल्यू समझ में नहीं आ रही, हाँ, मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा रिपीट कर दें सर। असल में आप स्क्रीन शेयर तो हो रहा है ना? यस यस सर। हाँ, अब आप देखो ना कि मैं ये फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ ना, इस पे ये फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब जैसे अगर मैं फार्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पर ही जो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो मुझे देखनी है कि वो क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये है n इक्वल टू 0 फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू कैपिटल N माइनस 1। अब कैपिटल N क्या है? कैपिटल N आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सैंपल आपके पास कितने 5 हैं, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया? ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर अगर देखें, अगर मैंने पॉइंट आउट कर रहा हूँ इसको जो है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया 0 टू 4 एक्स एन ई माइनस जी ओमेगा एन। अब एक्स एन की वैल्यू क्या है? अगर आप क्वेश्चन में देखें तो एक्स एन की वैल्यू क्या है? 1 है। 1 है ना एक्स एन की वैल्यू। यस सर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ गया ना, वो तो उसमें आपके पास ये 1 भी, यहाँ पर एक्स एन भी खत्म हो गया और ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं जी, ये जो 4 है वो क्वांटिटी ऑफ सैंपल्स शो कर रहा है। इस वक्त जो 4 है ना, ये रेंज शो कर रहा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सैंपल तो 5 है, लेकिन जो 4 है ना, ये 0 टू 4 आपके पास टोटल 5 हो जाएंगे। देखो ना, आप 4 को आप टोटल नंबर ऑफ सैंपल नहीं कहेंगे, आप उसको कहेंगे रेंज कहेंगे। फिर हम 0 टू 4, तो फिर हम 0 टू 4 अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने बनेंगे? 4 सर। कितने बनेंगे? 0 टू 4 अगर आप काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने बनेंगे? 5 सर। 5 बनेंगे। तो इसी वजह से इसको जो है ना n माइनस 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से इसको जो है ना n माइनस 1 कहा जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखते हैं और इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन से, तो हमें बड़े आसानी से हम कह सकते हैं कि C की वैल्यू क्या बनेगी? C की वैल्यू बनेगी e की पावर j ओमेगा। अब यहाँ पर 5 क्या इंडिकेट कर रहा है? 5 टोटल नंबर ऑफ सैंपल इंडिकेट कर रहा है। अब ये बेसिकली ये चीज समझ में आई कि मैं जो एरो बना रहा हूँ, ये C किसके इक्वल है? यही वाला C जो है e ये माइनस j ओमेगा। यस सर।
सी जो है ना ई माइनस जे ओमेगा। अब क्योंकि ये एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल एग्जैक्टली उसी शेप में आ गई, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगी इसके राइट हैंड साइड के। तो ये राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पर आप देखें ये वाला जो पोर्शन है इसकी मैंने वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दी है। सही है। जी सर। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास सर हमें अगर बोलें। सर अगर एक्स एन हमारे पास 2 या 3 होता तो सी की वैल्यू हमारे पास 2 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा होगी। देखो अब अगर एक्सन हमारे पास 2 या 3 होता ना तो फिर हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के लिए फिर क्या करना पड़ता, 2 को फिर हम यहाँ अलग से मेंशन करना पड़ता, यहाँ पर ऐसे मेंशन करना पड़ता। अगर कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाता, यहाँ पर आ जाता, ऐसे आ जाता, ठीक है क्योंकि सर आपको वो जगह एक्सप्रेशन अप्लाई करना है ना वो। अच्छा अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करना है कि इसको जो है ना साइन की फॉर्म में लेके आना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने e की पावर माइनस जे ओमेगा 5/2 कॉमन निकाला है। अब ये जो फैक्टर जब हम कॉमन निकालेंगे इस टर्म से, अगर ये फैक्टर कॉमन निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा। आप खुद ही ज़रा गौर करें कि e माइनस जे ओमेगा 5/2 जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ये बात समझ में आ रही है। ये फैक्टर जो है इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यू विल गेट दिस न्यूमरेटर। सिमिलरली नीचे से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, e माइनस जे ओमेगा बाय 2 निकाल सकते हैं, तो उसके बाद भी आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा। क्लियर। यस सर क्लियर। अब फर्दर इसको हमने 1/2 जैसे क्यों मल्टीप्लाई किया है, जी 1/2 जैसे क्यों मल्टीप्लाई किया है। सर साइन के लिए, फंक्शन के लिए। सर ओके जनरल वेरी गुड, फार्मूला उसके साथ वेरी गुड, equal वेरी करना। गुड। जिन्होंने भी सिग्नल सिस्टम की क्लासेस अच्छी तरह ली है ना उनके लिए मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह के ही स्टेप्स हैं। तो डेफिनेटली इन ऑर्डर टू गेट इट इन द साइन फॉर्म, तो ये आपके पास साइन की फॉर्म में आ गया, यहाँ पर ये साइन ओमेगा 5/2 आ गया, ये साइन ओमेगा बाय 2 आ गया, ये फैक्टर एज इट इज़ आ गए। अब इसको भी फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया, ये जो न्यूमरेटर में आपके पास फैक्टर है इसको हम सॉरी डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है ये न्यूमरेटर में लेके आ गए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब हमें वही काम करना है, इसका फेज और मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो फेज और मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी फैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आपको पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास का मैग्नीट्यूड ये वाला फैक्टर आ जाएगा। तो सो इट्स मैग्नीट्यूड इज एक्स ओमेगा साइन ओमेगा 5/2 डिवाइड बाय साइन ओमेगा बाय 2। क्लियर। ये सर क्लियर। इसी तरह जब हम इसका एंगल निकालेंगे तो एंगल के लिए मुझे जो है ना इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है, एंगल के लिए मुझे इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको साइन और कोसाइन की फॉर्म में। फिर इसका जो है ना आपको जो है रियल और इमेजिनरी सेपरेट करके, ये मैंने सारा सिंप्लीफाई किया हुआ है, रियल और इमेजिनरी सेपरेट करके अल्टीमेटली आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू -2 ओमेगा आ जाएगा। ये स्टेप्स अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है। ये साइन और कोसाइन को मैंने यहाँ पर
कन्वर्ट कर दी ये जो e माइनस जे टू ओमेगा इसको मैंने कन्वर्ट किया है cos 2 ओमेगा माइनस जे साइन 2 ओमेगा, और ये आपके पास एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया। अब क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मुझे यहाँ पर ब्रैकेट देनी चाहिए, मैंने ब्रैकेट नहीं दी है, ये यहाँ पर ब्रैकेट आएगी। So this will be multiplied with this factor and this factor. Now you can easily this is the value of x and this is value of y. तो एंगल का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो जब आप इसमें प्लेस करेंगे तो काफ़ी जो फैक्टर्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिस तरह यहाँ पर साइन ओमेगा बाय 2 कैंसिल आउट हो गया, और अल्टीमेटली यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन टेंजेंट इनवर्स साइन 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा, और ये आपके पास थीटा इक्वल टू -2 ओमेगा आ जाएगा। क्लियर? यस सर। एनी क्वेश्चन? Yes, 36. Any question? नो सर, क्लियर है। Good. Anyone else? आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब इस एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास जो है, अच्छा पहली वाली एग्जाम्पल है उसमें जो है ना हमने जो है ये चीज़ पे गौर कीजिएगा, पहली वाली एग्जाम्पल पे हमने जो है ना ये फाइनाइट सीक्वेंस ली थी। वी ऑलरेडी नो दैट के द टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स इन सीक्वेंस इज 5, तो इट इज़ नोन एज फाइनाइट सीक्वेंस। यानी यहीं से पता चल रहा है कि इट इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस, इट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ सैम्पल्स, but in this case we are having a infinite sequence. This is the question and वही काम करना है, हमें इसका DTFT निकालना है। अब इस क्वेश्चन में मैं कैसे कह रहा हूँ कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है, बिकॉज वी आर सेइंग कि n is greater than equal to 0. So if we are saying that n is greater than equal to 0, then it means कि the total number of samples becomes infinite. Similarly, the second case a power minus n, it is n less than 0, यानी for all values of all negative values of n from 0 to minus n equal to -1, -2, -3 and so on, it will be infinite on the negative side as well. So this sequence is considered as an infinite sequence, but in this infinite sequence we have to solve it separately because two different functions are there at different values of n. एक function आपके पास ये है and the other function is this, so we have to solve it separately, and when we are going to solve it separately then we have to recombine it. So obviously the Fourier transform has the property of additivity, so I have mentioned here this additivity property or superposition property we call it. So we can solve it one by one. So this is the expression of Fourier transform. तो पहले जो है हमने a n लिया है, we have taken a n as a first function. So a n को जो है हमने यहाँ पर इसको जो है अगेन फिर आप देखें कि यहाँ पर जिस तरह द प्रीवियस एक्सपेंशन जो फार्मूला था वो फॉर फाइनाइट के लिए था, ये इनफाइनाइट के लिए है। जब ये इनफाइनाइट के लिए है तो डेफिनेटली बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला यू आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। क्लियर? यस सर। ओके, सो हमने जो है x1 ओमेगा जो है Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमने निकाल दिया, विच इज मेंशन्ड एज ए इक्वेशन बी,
सेकंड फंक्शन के लिए हमारे पास क्या है, a की पावर माइनस n और n लेस देन 0। सो ऑब्वियसली यहाँ पर सारी की सारी लिमिट्स जो है माइनस में होगी, बिकॉज यहाँ पर मैंने माइनस इन्फिनिटी टू -1 टू माइनस इन्फिनिटी क्यों लिया है, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्यों लिया है। सर क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में क्या गिवन है? सर उसकी वो लिमिट के लिए हिसाब n से। is जी 04 बोले। सर वो ऊपर जो पीस वाइज फंक्शन है उसमें डिवाइड किया हुआ है ना लिमिट्स। जी अब ऊपर करें डिवाइड किया हुआ है। तो जी जी जी। लेकिन सर n लेस देन 0 की वजह से n हमने लेस देन 0, सही है, सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो n लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो लिमिट है, अब देखें लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पर -1 लिया है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इट विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड दिस विल बी a माइनस n a माइनस j ओमेगा n। अगेन यहाँ पर आपने क्या करना है कि लिमिट को अगर मैं चेंज करता हूँ, तो अगर मैं लिमिट को चेंज करता हूँ तो आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा, तो दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो आई कैन इजीली चेंज द लिमिट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, करेक्ट, because these minus will be यस सर। multiplied and when you multiply it will be ultimately equal प्लस हो जाएगा। तो आई कैन राइट इट फ्रॉम ये जो एक्सप्रेशन है पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं जो है इस तरह लिख सकता हूँ। तो इट विल बी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n e प्लस j ओमेगा n। अब यहाँ पर एक जो है हमने जो है एक मॉडिफिकेशन की है, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो की टर्म नहीं है, अब क्योंकि 1 टू इन्फिनिटी स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो की टर्म नहीं है, तो यहाँ पर मैंने +1 -1 कर दिया है। एज यू नो कि +1 -1 विल बी इक्वल टू 0, तो नथिंग, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हम ओवरऑल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वहाँ पर यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, ये -1 तो आ गया, अब ये +1 क्या हो गया, ये +1 इसमें मर्ज हो गया। कैसे मर्ज हुआ? सर वो लिमिट जो थी हमने वो 0 से स्टार्ट कर जी नहीं, 0 से तो स्टार्ट हो गया, लेकिन +1 कहाँ चला गया? सर एक सैंपल इंक्रीज किए तो 0 से स्टार्ट होगा, +1 करके एक सैंपल इंक्रीज हो गया हमारे पास, फिर हम उसको एडजस्ट करने के लिए -1 कर देंगे। +1 जी, कोई और बता सकता है? यस 36। अटेंडेंस बहुत ही कम है इस वक्त, मुझे प्रेजेंट जो लड़के स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं 24 नज़र आ रहे हैं। सर समझ में नहीं आया ये। सर 1 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू आएगी हमारे पास एक्सपोनेंशियल j ओमेगा। अच्छा, मैं G01 बोले। सर जब हम लोग उसके अंदर जब हम लोग इक्वेशन को खोलेंगे तो 0 के ऊपर +1 ही आएगा, तो हम लोगों ने उसको उसके अंदर मर्ज करके लिमिट चेंज कर दी। अच्छा अच्छा, आप देखो ये इस तरह है कि आप ये सोचो कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन में इसको एक मिनट में क्लियर करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब ये देखो ना, इस एक्सप्रेशन में ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 0 से स्टार्ट हो, ताकि मैं फिर जो है ना जो एक्सपेंशन का जो फार्मूला है ना वो अप्लाई कर सकूँ इस पे। अब ये अगर 0 से स्टार्ट होना है तो अगर मैं n इक्वल टू 0 डालता हूँ तो ये होल एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा? सर अगर 1 के मैं इक्वल हो जाए। 1 के इक्वल हो 1 जाए, आएगा। ठीक है ना। अब ये जो 1 है ना, ये मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो इस वजह से मैंने क्या किया कि ये +1 और -1 इस एक्सप्रेशन में ऐड करवा दिया।
तो अब क्योंकि ये +1 -1 ऐड हो गया, तो अब ये +1 जो आ रहा है, ये +1 आ रहा है, इसकी वजह से ये मर्ज हो गया और यहाँ पर ये n = 0 अगर मैं प्लेस करता हूँ तो ये जो 1 है ना इसमें इंटरनली इस एक्सप्रेशन में आ गया अंदर. It is going to merge in this expression because whenever I put n = 0 I will get the expression 1. ठीक है, बाकी -1 आपके पास यहाँ पर एज इट इज पड़ा हुआ है इसका, जो कि इस एक्सप्रेशन का है. क्लियर? सही है सर, क्लियर. क्लियर. अच्छा, अब हम वही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ये सारा जो हम काम कर रहे थे इस फार्मूला को, ये जो फार्मूला है इस वाले को यूज करने के लिए कर रहे थे. तो अगेन मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई किया है, तो आई विल गेट 1/1 माइनस ये आ गया एक्सप्रेशन. -1 है तो इसको और सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया. तो x1 ओमेगा का जो एक्सप्रेशन है वो ये आ गया, x2 ओमेगा का एक्सप्रेशन ये आ गया, यानी इक्वेशन बी एंड सी. अब इन दोनों को मुझे डेफिनेटली जो टोटल अगर मुझे ट्रांसफॉर्म चाहिए तो इन दोनों को मुझे ऐड करना है. तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास जो है वो ये दो एक्सप्रेशन आ गया. इसको फिर हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया है. आप देखें यहाँ पर किस तरह सिंप्लीफाई किया है. ये आपके पास जो है -j है और ये आपके पास +j है. ठीक है, तो इट विल बी लाइक 1 - a - ये हो गया, ये दोनों हो गया, और आपके पास जब आपने इसका एलसीएम निकाला तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया सिंप्लीफाई होकर. फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया. क्लियर है? कोई स्टेप ऐसा तो नहीं है जो कि क्लियर नहीं हो रहा है? क्लियर सर. अच्छा, अब हमने इसका जो है S99 क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, तो आपके पास x ओमेगा ये आ गया. अब क्योंकि ये अगर आप इस पे गौर करें कि इसको मैंने और मॉडिफाई किया है ताकि ये एक स्पेसिफिक टर्म बन जाए. देखो, द मेन पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज दैट कि आइदर इट कैन बी real imaginary or it can be only real or it can be only imaginary. Now if I'm going to simplify this expression, if I further simplify this expression I can get into the in the cos omega form. So now this expression becomes totally real expression. Not there is no any imaginary part over there. So if there is no any imaginary part, then it means that its magnitude is same and its angle will be what? Its angle will be 0. So this is its phase and this is its magnitude. Clear? यस सर. ठीक है, कोई ऐसा स्टेप किसी स्टूडेंट को अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी. क्लियर है? आगे चलें. यस सर, यस क्लियर. सर. अच्छा, अब इसमें जो है ना मेन प्रॉब्लम क्या आता है जब हम DTFT यूज़ करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी जो आती है ना वो डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं आ रही होती है, कंटिन्यूस फॉर्म में आ रही होती है. ये प्रॉब्लम आ रहा होता है. So whenever we are computing the DTFT, what are the main two parameters? The one parameter is that के हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कंटिन्यूस आ रही होती है, डिस्क्रीट नहीं आ रही होती है. ये कैसे पता चलता है? आप कोई कैन एनीवन एक्सप्लेन मी कि व्हाई दिस फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिस्क्रीट बट कंटिन्यूस?
why I'm saying that ke whenever I'm calculating the DTFT of a sequence, its frequency that is omega, it is always continuous, not discrete, but it is continuous. तो ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है? यस सर, स्टेटमेंट तो समझ आ रही है, रीजन हाँ नहीं पता प्रॉपर। हाँ, रीज़न एक्चुअली ये है कि अगर आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखें, तो अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है अगर प्लॉट करूँ, तो मेरे पास जो इसका जो ओमेगा है, वो ओमेगा जो है ना हमेशा कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप n इक्वल टू 1 2 3 4 नहीं मेंशन कर रहे, ओमेगा's values remains continuous. Similarly, if you look at the previous example, तो in this previous example, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये मेरे ख्याल में, हाँ ये प्रीवियस एग्जांपल है. सो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड, अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा सर्किल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, तो ओमेगा जो है ना उसकी वैल्यू हमेशा कंटिन्यूस ही होगी. यहाँ पर इसको आप, क्योंकि n का फैक्टर कोई यहाँ पर नहीं आ रहा, तो whenever there is no any n factor, बिकॉज n से तो हम इसको डिस्क्रीट करते हैं ना, कि n की वैल्यू हम करते हैं कि 0 1 2 3 4 इस तरह चल रहा होता है, लेकिन when there is no any n, तो it means कि it has a continuous frequency. So this is actually a problem. Problem is what we cannot identify because it is a continuous in nature. सर मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्क्रीट में नहीं हो सकती है? Clear? सर मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्क्रीट में नहीं हो सकती है? नहीं, एक्चुअली जब भी हम डिस्क्रीट DTFT निकालते हैं किसी भी डिस्क्रीट सिग्नल का, तो जब हम उसका, आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड करो कि व्हेन वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द डिस्क्रीट सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन, देन दिस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज कंटिन्यूअस. जी सर. ठीक है. अच्छा, which is unwanted. I'm not saying it is wanted or it is desirable, but it is unwanted and we have to do further modification to make it desirable. तो वो चीज़, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो मैं अभी इस वक्त मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि जब हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है, वो कंटिन्यूस आती है इन नेचर. ठीक है, नेचुरली कंटिन्यूस आती है. अब हमारे जहन में ये होता है कि यार, इफ सिग्नल इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, देन इट्स फ्रीक्वेंसी शुड बी डिस्क्रीट. वो चीज़ नहीं आ रही होती है ड्यू टू दिस, क्योंकि यहाँ पर कोई n का फैक्टर यहाँ पर आपके साथ एसोसिएटेड नहीं है. सिमिलरली एक और प्रॉब्लम इसमें आता है. एक और प्रॉब्लम ये आता है, ये समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम क्या है? यस सर. अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पर जो है समीशन जो हो रही है, अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें, समीशन जो हो रही है इन DTFT, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए हो रही है. व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग, आइदर discrete time signal has a finite sequence or discrete time signal has an infinite sequence, but whenever we are calculating the Fourier transform, its summation is from minus infinity to infinity. ठीक है ना? स्पेशली जब आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो क्या आ रहे हैं? इनफाइनाइट आ रहे हैं. तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स आ रहे हैं, तो फिर भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरह इस केस में आ रहा है. यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स आ रहे हैं. फाइनाइट में तो इशू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट आ रहे हैं. ठीक है, तो अब इन दो प्रॉब्लम्स को जो है ना सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है ना इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, और उस मॉडिफिकेशन के बाद जो DTFT जो है वो क्या बन जाता है? इट विल बिकम DFT, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. क्लियर? सर ये स्टेटमेंट थोड़ी रिपीट तो करिएगा. हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
जब हम DTFT किसी सीक्वेंस का निकालते हैं तो उसमें एक मसला तो ये आता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है वो कंटिन्यूस बनती है। एक प्रॉब्लम तो ये आता है, हालांकि होना ये चाहिए कि वो डिस्क्रीट बननी चाहिए, लेकिन क्योंकि कोई n की टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही है देन इट विल बिकम कंटिन्यूस इन नेचर। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। ये बात समझ में आई पहला वाला? जी जी सर। दूसरे में दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपके पास आप किसी इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि नेचुरली तो सीक्वेंसेस इनफाइनाइट होंगी ना, अगर किसी इनफाइनाइट सीक्वेंस का अगर आप DTFT निकालते हो तो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ सैंपल्स इनफाइनाइट हो जाएंगे और उसका अगर आप DTFT निकालोगे तो उसके लिए आपको जो है कंप्यूटेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि आपके पास उतनी फिर मेमोरी चाहिए अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। अगर मैं कहता हूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स को आप स्टोर करें तो आप कैसे स्टोर करोगे? आप सर स्टोर तो नहीं हो पाएंगे जब तक मेमोरी का पता नहीं चलता एग्जैक्ट डेफिनेटली नंबर ऑफ डेफिनेट सैंपल्स। तो इसी दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग कि इट इज नॉट कंप्यूटेबल ऑन अ डिजिटल कंप्यूटर फॉर 2 रीजन। ये 2 रीजंस हैं। क्लियर? यस सर। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यानी इसको इसको इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको सॉल्यूशन ये है कि हम पहला काम तो ये करते हैं कि evaluating the DTFT at a finite collection of discrete sequence। जो फ्रीक्वेंसीज को जो है ना हम डिस्क्रीट कर लेते हैं, यानी हम क्या करते हैं कि जो कंटिन्यूस जो फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ रही हैं उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट कर देते हैं। अब उसको डिस्क्रीट करने का एक पूरा मेथड है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहला काम ये करते हैं कि डिस्क्रीट कर देते हैं, जिससे ये क्या होता है कि आपके पास जो है इंस्टेड ऑफ हैविंग अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इट विल बिकम डिस्क्रीट। और दूसरा काम क्या करते हैं, आप फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स या फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स ले लेते हैं। डेटा पॉइंट्स या सैंपल कह दो, ये सैंपल ही है, तो यहाँ पर सैंपल, यानी दोनों चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं उसको फाइनाइट करके। कंटिन्यूस में क्या हो रहा है, आपके पास अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं डिफरेंट रेंजेस पे, और सैंपल्स को भी अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स पे लेके आ रहे हैं। अब ये दोनों काम कैसे होते हैं, और दोनों जब जब दोनों काम परफॉर्म हो जाते हैं देन इट विल बिकम अ DFT विच इज नोन एज डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो DTFT एक्चुअली जो है ना एक, आप ये समझ लें कि एक बेस है फॉर DFT। तो जनरली हम DFT यूज करते हैं ना कि DTFT यूज करते हैं, लेकिन DTFT हमें अंडरस्टैंड हो गया ना, इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द DFT। क्लियर है ये सबको? अगर कोई कंफ्यूजन है, यस सर। क्वेश्चन है तो पूछें। यस, एनी क्वेश्चन? सही है, तो आज हम यहीं तक ही रखते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको कैसे, इसको फ्रीक्वेंसीज को डिस्क्रीट किया जाता है, और कैसे हम जो है ना एक फाइनाइट सैंपल्स को हम, सॉरी इनफाइनाइट सैंपल्स को हम फाइनाइट में लेके आते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? इंशाल्लाह सर।